नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। पिछले 2 दिनों में 2 अलग-अलग मुल्क के अंदर बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्फेयर में बदलाव देखने को मिला है दोस्तों। जैसा कि हमने कल बात किया था यूके के अंदर किस प्रकार से लेबर पार्टी ने अपनी लैंडस्लाइड विक्ट्री जाहिर करके यूके के अंदर अपनी सरकार बना लेती है और यहाँ पे जो ऋषि सुनक की पार्टी थी, यहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी, उनका टोटल कोलैप्स हो जाता है दोस्तों। और आज की इस वीडियो हम बात करेंगे ईरान का, जहाँ पे जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि मई के महीने में वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में जान चला जाता है दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद से वैसे तो ईरान के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं वो 4 साल के इंतराल पे होते हैं और पिछला वाल जो हुआ था वो 2021 में हुआ था, यानी कि इसके अनुसार से 2025 में होना चाहिए था। लेकिन ये जो अनफॉर्चुनेट घटना हुआ, ये जो अनफोर्सिन इवेंट हुआ, उसके कारण यहाँ पे बीच में ही इलेक्शन करवाना पड़ा दोस्तों। और ये जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा ईरान के अंदर जो इस्लामिक लॉ है, शरिया लॉ वगैरह यहाँ पे है कि किस तरीके से वीमेन का ड्रेस कोड होना चाहिए वगैरह, यहाँ पे किस तरीके से धर्म का पालन करना चाहिए, कोई भी यहाँ पे अगेंस्ट में नहीं जा सकता है। कितना यहाँ पे कंजर्वेटिव सोसाइटी है ईरान के अंदर दोस्तों। ठीक ऐसे वक्त में यहाँ पे एक ऐसे लीडर को प्रेसिडेंट यहाँ पे बनाया जा रहा है, या फिर कह लीजिए कि इलेक्शन के अंदर बाकायदा ये जीत कर यहाँ पे आए हैं, जो कि रिफॉर्मिस्ट माने जा रहे हैं। यानी कि वो इस्लामिक कानून को यहाँ पे लोगों के ऊपर इतना जोर जबरदस्ती से थोपने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। लेकिन बाकी के जितने भी कैंडिडेट थे दोस्तों इस पर्टिकुलर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, वो सब के सब हार्ड लाइनर थे। यानी कि वो चाहते थे कि ईरान के अंदर जो यहाँ पे करंट सिस्टम चला रहा है वो और यहाँ पे कड़े तरीके से चले। जो इस्लामिक लॉ वगैरह है, शरिया लॉ वगैरह, यहाँ पे ड्रेस कोड वगैरह, यहाँ पे हिजाब बुर्का वगैरह ये सब है, वो चलता रहे यहाँ पे। लेकिन ये आप देख सकते हो बाकायदा इनका नाम क्या है, पेजेस्कियन है दोस्तों यहाँ पे, है ना। पेजेस्कियन आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्मिस्ट माने जाते हैं यहाँ पे। और ईरान के देश में एक ऐसा प्रेसिडेंट बने जो रिफॉर्मिस्ट यहाँ पे है ना, जो रिफॉर्म की बात करता है यहाँ पे, इस तरीके से शरिया लॉ की नहीं बात करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। आखिरकार इस इलेक्शन में ये किन को हराकर यहाँ पे प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, तो जलीली को हराकर ही बनने जा रहे हैं दोस्तों। अगर जो हम जलीली की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड लाइनर बताया जा रहा है। आप देख सकते हो हार्ड लाइनर का मतलब है कि जो इस्लामिक कानून को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है दोस्तों। यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ यहाँ पे ईरान के अंदर, ये 2 राउंड में होना पड़ा यहाँ पे। पहला जो राउंड हुआ था वो जून में हुआ था, यानी कि पिछले मंथ यहाँ पे हुआ था। लेकिन उस पर्टिकुलर राउंड में किसी भी कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा का वोट नहीं मिल पाया दोस्तों। और ईरान के अंदर भी इस तरीके से कि मल्टी यहाँ पे कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट इसमें खड़े हुए थे। लेकिन टॉप के जो 2 कैंडिडेट थे जिनको यहाँ पे ज़्यादा वोट मिल पाया, 50% ज़्यादा किसी को नहीं मिल पाया था, लेकिन जो 2 यहाँ पे सामने उभर कर आए वो एक पेजेस्कियन थे जो कि रिफॉर्मिस्ट थे, और एक हार्ड लाइनर थे जिनका नाम जलीली है। कुछ देर में आपको हम उनका पिक्चर वगैरह भी दिखाएंगे यहाँ पे। तो पहले राउंड का तो नतीजा सही से नहीं निकला, इसलिए यहाँ पे दूसरा राउंड करवाना पड़ा। और जब दूसरा राउंड करवाना पड़ा तो एक तो जो वोट शेयर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दोस्तों, और जिसके कारण यहाँ पे जो रिफॉर्मिस्ट लीडर है उनका यहाँ पे विजय होता है और ये यहाँ पे प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। जो इनसे पहले प्रेसिडेंट थे, जैसा कि हमने इब्राहिम के बारे में यहाँ पे जाना दोस्तों, उनका डेथ हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे इनको प्रेसिडेंट बनाया जाएगा अब यहाँ पे। लेकिन आप उससे पहले जान लीजिए कि जो ईरान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है दोस्तों यहाँ पे। जैसे कि हम किसी कंट्री को लेकर बात करते हैं, वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, तो जनरली प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर को हम बोलते हैं यहाँ पे, है ना। लेकिन अगर जो आप यूके की बात करो तो वहाँ पे जो किंग चार्ल्स III है वो यहाँ पे। ठीक उसी प्रकार से अगर जो हम ईरान के अंदर बात करें तो यहाँ पे एक सुप्रीम लीडर का कल्चर है ना। सुप्रीम लीडर होते हैं जो कि जिनके अंदर पूरा का पूरा जो है पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट है, सारे के सारे यहाँ पे इन्हीं के अंदर यहाँ पे आते हैं दोस्तों। यानी कि प्रेसिडेंट तो ये जरूर बने हैं, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रेडिकल चेंजेज अगर जो ये ईरान के अंदर लेके आना चाहते हैं कि पूरी तरह से जो इस्लामिक कानून है उसको ख़त्म कर दिया जाए, तो ऐसा ये नहीं कर पाएंगे दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि इनको भी ये जो सुप्रीम लीडर है इनके अंदर ही काम करना पड़ेगा। तो चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे प्रेसिडेंट का देख सकते हो कि इनका जो चुनाव होता है वो डायरेक्टली वोटर के द्वारा किया जाता है यहाँ पे, है ना। 22 मेंबर का कैबिनेट बनाया जाता है। इसके बाद अब यहाँ पे आप देखोगे कि प्रेसिडेंट यहाँ पे जीत गए तो इनके कैबिनेट के अंदर 22 मेंबर यहाँ पे होंगे जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा सेलेक्ट किए जाएंगे, और पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पे जो पार्लियामेंट आप देख रहे हो 290 मेंबर का है, इसके द्वारा अप्रूव किया जाता है। और आप साथ में देख सकते हो ये जो आप गार्डियन काउंसिल देख सकते हो यहाँ पे, इनका जो पावर होता है काफ़ी ज़्यादा
होता है यहाँ पे, क्योंकि ये गार्डियन काउंसिल के अंदर ये जो टोटल आपको 12 मेंबर दिख रहे हैं उसमें से जो 6 हैं वो डायरेक्टली चुने जाते हैं सुप्रीम लीडर के द्वारा, और बाकी के जो 6 हैं दोस्तों है ना, वो आप देख सकते हो जुडिशरी के ऑल मेंबर देन अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, ये फिर पार्लियामेंट के द्वारा चुने जाते हैं। इसमें तो 6/6 का चलता है, 6 सीधे सुप्रीम लीडर के द्वारा और 6 यहाँ पे सीधे पार्लियामेंट के द्वारा। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पे कि जो सुप्रीम लीडर होते हैं क्या ये किसी अवस्था में हटाए जा सकते हैं, आखिरकार इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो आपको बता दें कि जो सुप्रीम लीडर का चूज करने का जो यहाँ पे एक प्रोसेस है वो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट में टोटल 86 मेंबर यहाँ पे होते हैं, और ये सारे के सारे जो यहाँ पे कैंडिडेट है दोस्तों ये इलेक्टेड होते हैं पब्लिक एवरी हर एक 8 साल के बाद, यानी कि हर एक 8 साल के बाद ये असेंबली ऑफ एक्सपर्ट के जो मेंबर है, जो कैंडिडेट है, इनका चुनाव होता है, फिर इसके अंदर चुन के आते हैं, और यही 86 मेंबर डिसाइड करते हैं आखिरकार किनको सुप्रीम लीडर चूज करना है और किनको नहीं करना है। यानी कि आप एक तरीके से कर सकते हो ये भी एक मोनार्का ही सिस्टम है जिसमें सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है वो सुप्रीम लीडर को बताया जाता है। लेकिन हमेशा से ऐसा यहाँ पे ईरान के अंदर नहीं था। वो 1979 पहला साल था दोस्तों जब यहाँ पे इस्लामिक रेवोल्यूशन देखने को मिला ईरान के अंदर। उससे पहले पूरी तरह से जो डायनेस्टी वगैरह होता था, मोनार्की सिस्टम वो चला रहा था। लेकिन 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन देखने को मिला, और उसके बाद यहाँ पे क्या देखने को मिला कि जो पूरा इस्लामिक कानून वगैरह है उसको जोर जबरदस्ती तरीके से यहाँ पे ईरान के अंदर थोपा गया। बहुत सारा मैसेकर वगैरह देखने को यहाँ पे मिले थे दोस्तों यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हो बाकायदा, अगर जो हम यहाँ पे रिलीजन की बात करें ईरान के अंदर, तो आप देख सकते हो कि मुस्लिम का जो टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज है वो 99.4% है, क्रिश्चियन में है 0.2% है, जेरोस्ट्रियन 0.03% है, जूइश जो है 0.01% है। इसलिए आप कह सकते हो कि जहाँ पे मुस्लिम का जो एक ब्रांच है दोस्तों, सिया ब्रांच, वो यहाँ पे इस ईरान का स्टेट रिलीजन है दोस्तों यहाँ पे, है ना। ये सेकुलर कंट्री नहीं है जैसा कि हमारा देश भारत है। हम यहाँ पे किसी भी एक धर्म को अपने भारत का राष्ट्रीय धर्म नहीं डिक्लेयर करते हैं। हमारा देश यहाँ पे एक धर्मनिरपेक्ष का राष्ट्र है, लेकिन ऐसा ईरान नहीं है। जो मुस्लिम का एक सिया ब्रांच है वो यहाँ पे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलेशन यहाँ पे है दोस्तों। लेकिन अगर जो सुन्नी पॉपुलेशन की बात की जाए तो महज यहाँ पे जितने भी मुस्लिम का पॉपुलेशन है उसमें से 5 से 10% ही है। इसीलिए आप पाओगे कि जो यहाँ पे सऊदी अरब वगैरह कंट्री है जहाँ पे कह लीजिए कि सुन्नी का पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए ईरान और सऊदी के बीच में यहाँ पे जनरली बनता नहीं है दोस्तों। आप बाकायदा आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो फर्स्ट राउंड का इलेक्शन हुआ था वो 28 जून को हुआ था, लेकिन फर्स्ट राउंड के इलेक्शन में किसी भी कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा वोट यहाँ पे नहीं मिल पाया था दोस्तों यहाँ पे। इसके कारण यहाँ पे 5 जुलाई को सेकेंड राउंड ऑफ वोटिंग यहाँ पे करवाया गया, और उसके अंदर जो यहाँ पे 50% को क्रॉस कर पाए उनका नाम क्या है, तो मसूद पेजेस्कियन है। इनकी पार्टी किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं, ये इंडिपेंडेंट पार्टी को बिलोंग करते हैं। अगर जो आप अलायंस की बात करो तो आप देख सकते हो कि ये रिफॉर्मिस्ट है। लेकिन यहाँ पे जो सेकेंड पायदान पे रहे और जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड लाइनर बताए जा रहे थे उनका नाम सईद जलीली है, ये भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहे थे। आप देख सकते हो इनका जो अलायंस है वो प्रिंसिपलिस्ट का है यहाँ पे, है ना, यानी कि वो जो पूरा इस्लामिक कानून है उसके पक्ष में ये थे। आप अगर जो परसेंटेज की बात करो तो आप देख सकते हो कि 50% को इन्होंने क्रॉस कर दिया, इसीलिए इनको प्रेसिडेंट बनाया गया दोस्तों। पहले राउंड में जो जो टॉप के 2 यहाँ पे कैंडिडेट निकल कर आए थे वो यही निकल कर आए थे, इसीलिए जो सेकेंड राउंड में इलेक्शन करवाया गया वो केवल यही 2 कैंडिडेट के बीच में करवाया गया। तो यहाँ पे साफ से जाहिर था यहाँ पे कि एक ना एक को यहाँ पे 50% से आना ही था। जब बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं तब यहाँ पे हो सकता था कि किन्हीं को 50% से ज़्यादा नहीं मिले, जो कि फर्स्ट राउंड में ऐसा ही देखने को मिला था। लेकिन फर्स्ट राउंड में जो टॉप 2 कैंडिडेट निकल कर आए वो ये दोनों थे। उसके बाद जब सेकेंड राउंड इलेक्शन करवाया गया उसमें आप देख सकते हो कि 54% पेजेस्कियन को मिला और 45% यहाँ पे सईद जलीली को मिला। इसीलिए यहाँ पे कह लीजिए एक तरीके से प्रिंसिपलिस्ट जो यहाँ पे अलायंस के जो यहाँ पे सरकार थी वो नहीं बन पाई, और जो यहाँ पे रिफॉर्मिस्ट के थे वो यहाँ पे फाइनली यहाँ पे बनकर आ जाते हैं दोस्तों। आप बाकायदा यहाँ पे देख भी सकते हो, है ना, कि जो यहाँ पे सुन्नी पॉपुलेशन है या फिर जो सूफी ब्रांच है इस्लाम का, उनका पॉपुलेशन महज यहाँ पे कितना है दोस्तों, तो 5 से 10% है। अगर जो हम ईरान की बात करें तो 96% लोग इस्लाम में बिलीव करते हैं यहाँ पे, और केवल 14% ऐसे हैं जिनकी कोई यहाँ पे रिलीजन आइडेंटिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप साथ में देख सकते हो क्रिश्चियनिटी हो गया, जुदाइज्म हो गया, जोरास्ट्रियन हो गया, और साथ में जो सुन्नी ब्रांच है वो यहाँ पे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाता है ईरान की गवर्नमेंट के द्वारा, और साथ में पार्लियामेंट के अंदर इनको रिजर्व सीट भी दिया गया है। इसका मतलब ये सारे के सारे यहाँ जो धर्म है, रिलीजन है, ये एक तरीके से कह लीजिए कि माइनॉरिटी के अंदर यहाँ पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप, है ना, जैसा कि हमने बात किया था कि ईरानियन रेवोल्यूशन 1979 में हुआ था, उसके बाद से ही यहाँ पे कह लीजिए एक तरीके से कि सुप्रीम लीडर का कल्चर होगा, प्रेसिडेंट वगैरह हो गया, जुरिडिक्शन वगैरह हो गया, सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, तो सुप्रीम लीडर के अंदर आ जाएंगे दोस्तों। जो कह लीजिए कि यहाँ पे
है ना। पहलवी और खोमैनी, ये खोमैनी अगर जो अभी हम बात करें तो खोमैनी पर्टिकुलर अभी वो सुप्रीम लीडर के रूप में यहाँ पे तैनात है। उनका पूरा नाम आयतुल्ला खोमैनी करके है दोस्तों यहाँ पे, है ना, क्योंकि जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन में जो सबसे ज़्यादा अहम योगदान निभाया गया था वो यही खोमैनी के द्वारा निभाया गया था, इसीलिए इनको यहाँ पे क्या बनाया गया है, तो एक तरीके से कह लीजिए कि इनको सुप्रीम लीडर यहाँ पे बनाया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खून खराबा वगैरह देखने को मिला था जब ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था। आप देख सकते हो एज आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल टेंशन परसिस्टेड बिटवीन पहलवी एंड खोमैनी। आप देख सकते हो कि जो पहलवी है वो एक तरीके से डायनेस्टी जो चला रहा था उसको बिलोंग करती थी, लेकिन जो खोमैनी थे वो चाहते थे कि नहीं, ये जो डायनेस्टी का पूरा जो कल्चर है उसको खत्म किया जाए और सुप्रीम लीडर जैसा कुछ लेके जाया जाए। आप देख सकते हो ये 1977 में स्टार्ट हुआ था, ये जो पूरा जो आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल टेंशन है, और आगे चलकर 1979 में पूरी तरह से रिवॉल्यूशन को अंजाम दिया गया। डेवलपिंग इनटू सिविल रेजिस्टेंस, आप देख सकते हो, इंक्लूडिंग सेकुलरिज्म एंड इस्लामिज्म, एक इस्लामिज्म वर्सेस सेकुलरिज्म देखने को मिला था यहाँ पे। 1978 में डेथ ऑफ 100 इन द सिनेमा रिक्स फायर इन अगस्त। आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोगों का इसमें डेथ भी हुआ था, इसलिए जो सितंबर का ये दिन था उसको ब्लैक फ्राइडे के नाम से भी यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है दोस्तों। आप देख सकते हो कि जनवरी 79 में पहलवी फ्लेड टू द यूएस, जो पहलवी थे वो भागकर कहाँ चले जाते हैं, यूएस चले जाते हैं, और जो खोमैनी है वो वापस यहाँ पे फरवरी के अंदर रिटर्न करते हैं, कहाँ पे, तो ईरान के अंदर। और एक इनको क्या बनाया जाता है दोस्तों, तो एक बार फिर से इनको क्या बना दिया जाता है, तो सुप्रीम लीडर बनाया जाता है। बाकायदा इस इलेक्शन में जो रिजल्ट निकल कर आया तो हमने देख ही लिया, लेकिन किस प्रकार से यहाँ पे जो वोट यहाँ पे काउंट किए गए, आप इस पर भी आप नजर डालिएगा दोस्तों यहाँ पे। और आपको बता दें साथ में कि जो फर्स्ट राउंड वोट हुआ था उसमें बहुत सारे जो वोटर है उन्होंने अपना वोट को कास्ट ही नहीं किया था, इसीलिए यहाँ पे कह लीजिए कि किसी कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा का जो मेजोरिटी मार्क है वो मिल नहीं पाया था। लेकिन जब दूसरे राउंड में किया गया तो जो वोटर थे वो भी यहाँ पे चाह रहे थे कि जो रिफॉर्मिस्ट वाले हैं उनको बनाया जाए, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। शुरू में अगर जो बात किया जाए तो टोटल ईरान पॉपुलेशन का 60 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है, उसमें से महज 30 मिलियन ही जो पॉपुलेशन है उन्होंने वोट किया था फर्स्ट राउंड में। लेकिन जब फर्स्ट राउंड खत्म हो गया यहाँ पे तो सेकंड राउंड में 40 मिलियन पॉपुलेशन ने यहाँ पे कह लीजिए कि वोट कास्ट किया था, और इसी का नतीजा यहाँ पे हुआ कि जो रिफॉर्मिस्ट लीडर है मसूद पेजेस्कियन वो यहाँ पे जीत पाए और अपना वो सरकार बना पाएंगे दोस्तों। टोटल में इनको कितना वोट शेयर मिला है, तो 54.5 का यहाँ पे मिला है। तो कैसा लगा आपको ईरान के बारे में जानकारी जानकर, और साथ में अगर जो आप जानो कि आगे चलकर ईरान का इंडिया के साथ कैसा रिलेशन होगा, तो शुरू से जैसा चला रहा है ईरान के साथ हमारा जो रिलेशन है वो बढ़िया ही रहा है। और फिलहाल कुछ दिन पहले ही जो ईरान का चाबहार पोर्ट है उसको इंडिया ने यहाँ पे 10 साल के लिए लीज पे भी ले लिया है दोस्तों, जिसका फ़ायदा ये होगा कि हम पाकिस्तान को बाईपास करके मिडिल ईस्ट या फिर यूरोप सीधे यहाँ पे जा सकते हैं, ट्रांजिट ले सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। और साथ में जो लाइन ऑफ क्रेडिट है $1 मिलियन का, वो भी इंडिया यहाँ पे ईरान को ऑफर करने वाला है। और ईरान से बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे कह लीजिए कि पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, वो इंडिया यहाँ पे इम्पोर्ट करता है दोस्तों। तो यहाँ पे ईरान के साथ जो इंडिया का टाइज है वो बिल्कुल उसी प्रकार से रहेगा जैसे कि इस इलेक्शन से पहले था दोस्तों, क्योंकि मेन जो यहाँ पे ईरान के अंदर कुछ रेडिकल चेंज जो करना होगा वो यहाँ के सुप्रीम लीडर के द्वारा किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा ऐसा किया ही नहीं जा सकता। और साथ में इन्होंने अपने अभिभाषण में, जैसे ये प्रेसिडेंट चुन कर आए तो इनका जो पहला भाषण था, स्वागत भाषण, उसमें भी इन्होंने यही कह लीजिए कि जिक्र किया कि जो ईरान का पूरा एक तरीके से कह लीजिए कि प्रिंसिपल है वो किनके द्वारा डिसाइड किया जाएगा, तो यहाँ के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खोमैनी उनके द्वारा किया जाएगा, और हम सब उनके सानिध्य में ही कह लीजिए कि कोऑपरेट करके काम करेंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।